राजनीतिक क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं, एक तरफ देश में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना, इस दिशा में उन्होंने सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए, कई कानून किए, जैसा गोरक्षा का कानून बनाया। अब अभी 2-3 राज्यों ने, उत्तर प्रदेश है और शायद मध्य प्रदेश भी है, कि लव जिहाद, यानी अगर हिंदू और मुसलमान लड़का लड़की एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो मुसलमान लोगों ने उस व्यक्ति को अपने मज़हब में लेने के लिए ये जानबूझकर किया, ऐसा उसको रूप दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से और सरकार की तरफ से भी। ये बहुत ही नुकसानदेह है। एक तो संविधान में जो हर नागरिक के मूल अधिकार गिनाए हैं 3 अध्याय में, उनमें ये साफ लिखा है कि हर नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार ये जो निजी मामले हैं उसमें फैसला लेने का और आचरण करने का अधिकार है। कपड़ा क्या पहना जाए, खाना क्या खाया जाए, साथ साथ व्यवसाय धंधा पेशा क्या किया जाए, इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में अपने मत और विचारों को अभिव्यक्त करना और अपने विचारों के आधार पर शांतिमय तरीके से संगठन चलाना, आंदोलन करना, ये नागरिक के मूल अधिकार है। लेकिन इन सब अधिकारों पर आज का शासन, मोदी जी का शासन, ये बड़े कड़े प्रहार लगा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि समाज में हिंदू मुस्लिम विद्वेष बहुत फैलाने की कोशिश चल रही है। हेट कैंपेन ये बड़ी तेज़ी से चलाई जा रही है। हमें ये ध्यान में लेना चाहिए ठीक ढंग से कि भारत देश जो विकसित हुआ है वो इस रूप में कि ये जो एक प्राकृतिक मर्यादा है भारत देश की, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बाद में अलग हो गए, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा भूखंड है, वह प्राकृतिक ढंग से एकात्म है। यानी हिमालय के कारण उधर अन्य इलाकों से हमारा संपर्क कम होता है और दक्षिण में समुद्र के कारण और लोगों के साथ संपर्क हमारा कम होता है। तो इसलिए इस भूमि पर रहने वाले लोग ये एक दूसरे को अपना मानते हैं और इस माने में भारतीयों की पहचान 3-4 हज़ार साल से चली आई है। कोई सांस्कृतिक बातें कुछ है, उसमें हम जाना अभी मैं ज़रूरी नहीं मानता, लेकिन मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि हमारे त्यौहार ये भी एक तो प्राकृतिक बदलाव के साथ जुड़े हुए हैं और करीब करीब धर्मनिरपेक्ष तरीके से इस देश में रहने वाले सभी धर्म के नागरिक उन उत्सवों को शामिल होते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। ये भी हम एक देश है, इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान है। और ख़ास करके जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी अंग्रेज़ों को सत्ता से हटाया जाए। वे विदेशी है, उन्होंने विदेशी भाषा हम पर लादी है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये कि उन्होंने उन देश के पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए भारतीयों का लगातार शोषण किया है। इसलिए ये विदेशी सत्ताधीशों को यहाँ से हटा देना चाहिए, ये भावना इस देश में पनपती गई। 1857 में एक सशस्त्र जंग छेड़ा गया।
उसमें भी हमें ये मान लेना चाहिए। वैसे एक विशेषता ये ज़रूर रही 1857 की भी, जैसा अयोध्या की बेगम हजरत महल, इन्होंने नाना पेशवे को मिलकर के ये कहा था, हम मुसलमान आप हिंदू, लेकिन हम भारतीय हैं, और यहाँ ये जो विदेशी फिरंगी आए हैं उनको सत्ता से यहाँ से निकाल देना चाहिए, इसलिए हम दोनों कौमें एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और ये भावना लेकर के 1857 का जंग काफ़ी अच्छे ढंग से लड़ा गया। हालांकि अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा विनाशक हथियार थे और हमारे उस समय के पूर्वजों के पास हथियार वैसे नहीं थे, तो फिर नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ जीत गए और हमारे उस समय के जो योद्धा थे वे हार गए। और ये भी उसकी एक सीमा थी कि ज़्यादा दिलचस्पी राजे रजवाड़ों की थी, साधारण जनता की उस जंग में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। और दूसरी बात, हथियार से वो जंग लड़ा गया। फिर बाद में 1825 में जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो एक ऐसा मंच बना जिसके आधार पर भारतीय लोग साल में कम से कम एक बार मिलने लगे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने लगे। हम इस देश के नागरिक, सत्ता अंग्रेज़ों की है और वो साम्राज्यशाही की तरीके से सत्ता चला रही है, हम पर कई तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, तो एक एक करके इन जुल्म के, अत्याचार के, अन्याय के खिलाफ हम भारतीय लोग हमारी आवाज़ उठाए और उसके लिए शांतिमय तरीके से धीरे धीरे संघर्ष करें। इसकी नींव ये 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के उस प्रयोजन के समय ये हुआ है। उसके बाद ये बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है कि लगातार लोकमान्य तिलक ने और महात्मा गांधी ने इस देश को एक राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम उठाए। इस देश में रहने वाले सब नागरिक, उनका मज़हब अलग रहे हो, उनकी जाति अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, कई इस तरह के भेदभाव होते हुए भी इस भारतीय भूप्रदेश में रहने वाले सब नागरिक एक राष्ट्र के नागरिक है। ये भावना विकसित करने में ये तिलक जी और गांधी जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, ये हम सब लोग जानते हैं। तिलक जी के बारे में मैं ज़रूर ये आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कम ध्यान उस पर दिया जाता है। ये तो बात सच है कि तिलक जी वैसे कर्मठ धार्मिक थे और उस मायने में उनकी कुछ मर्यादाएं थी, बिल्कुल सच। लेकिन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग उन्होंने शुरू किया, तो उसकी जो चतुसूत्री उन्होंने रखी थी, आप सब लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। क्या चतुसूत्री थी? विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, दूसरी बात स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल, तीसरी चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथी चीज़ सविनय अवज्ञा भंग, यानी पीसफुल नॉन कोऑपरेशन सत्ताधीशों के साथ। यानी ये चारों सूत्र ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। भारत के सभी नागरिक इन चार सूत्रों को माने और इस दिशा में आंदोलन चलाए, ये उनकी सीख रही। और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ी कोशिश तिलक जी ने खास करके लखनऊ में 1915 के सेशन में की। आप में से कई लोग वो जानते होंगे। तो भारत एक देश है,
हिंदू मुस्लिम वगैरह सब एक देश के नागरिक है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर तिलक जी ने भी दिया था और आगे चल करके गांधी जी ने तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना लिया था। एक तरफ उनका सत्ताधीशों के खिलाफ आंदोलन का, संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहा, साथ साथ गांधी जी की ये विशेषता हमें ठीक से समझ में लेनी चाहिए कि राष्ट्र निर्माण, सही माने में राष्ट्र निर्माण, नए सिरे से राष्ट्र निर्माण करना है, इस दिशा में उन्होंने कांग्रेस के मंच से हर साल 1922 से लेकर के आगे हर सालाना सम्मेलन में रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता था और उसमें पहला मुद्दा रहता था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा मुद्दा रहता था अछूत प्रथा मिटाना, तीसरा मुद्दा रहता था कि जो ग्रामीण उद्योग है उनको बढ़ोतरी देना, साथ साथ साक्षरता प्रसार। कई लोग आप जानते होंगे कि साक्षरता उन ज़माने में 1935 में भी साक्षरता इस देश में 12% थी, यानी बहुत ज़्यादा लोग निरक्षर थे, अनपढ़ थे, निरक्षर थे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो साक्षरता पूरी समाज में फैली जाए, यानी सब साक्षर हो जाए, ये भी गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। नशाबंदी, ये भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो हिंदू मुस्लिम एकता और अछूत प्रथा मिटाना, साथ साथ साक्षरता विकसित करना, फैलाना और नशाबंदी, इन मुद्दों को हम हमेशा ध्यान में रखें। ये जब मुद्दे हम गिनाते हैं तो हमारे ध्यान में ये ज़रूर आ जाता है कि हमारे देश की आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में हमको इन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा जोर देकर के काम करने की ज़रूरत है। करीब 60-70 साल पहले गांधी जी ने जो अपनी दीर्घ दृष्टि से, एक ब्रॉड विजन से जिस राष्ट्र की कल्पना की थी, उस राष्ट्र का निर्माण करने का काम उन्होंने शुरू किया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसमें रोड़े डाले जा रहे हैं और इसलिए हमें और भी ज़्यादा सजग हो करके राष्ट्र निर्माण का काम करना महत्वपूर्ण मानना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई, उसके पहले भी उनकी वो कोशिश लगातार चलती रही कि इस देश की कौमी एकता को ठेस पहुंचाए, उसको तोड़ मरोड़ करके कोशिश की जाती थी। सावरकर जी ने 1938 में हिंदू महासभा के सेशन में यह ऐलान किया था कि यह भूमि, यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है। यह ऐलान 1936 में, 37 में सावरकर जी ने किया था। अब इसका माने तो हम सब लोग समझते हैं ना, इस देश में इतने अलग अलग मजहबों को मानने वाले जो अनुयायी है वो बसते हैं, एक साथ मिलकर जुलकर रहते हैं। खास करके हिंदू मुस्लिम ये दोनों जमातें एक दूसरे से मिलजुल कर ही अपना जीवन यापन, खेती हो, बाजार हो, सब करती आई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश की एकता बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता दृढ़ होनी चाहिए और इसी को ये सुराग लगा रहे हैं जो हिंदुत्ववादी कहलाते हैं खुद को, उन्होंने लगाया है और ये कह करके केवल हिंदू इस देश के नागरिक रहेंगे और अन्य धर्म के नागरिक ये दोयम नागरिक माने जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक है, अपमानजनक है और बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है और इसलिए हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा सजगता से काम करना ज़रूरी है। अभी अभी आप लोगों ने शायद नोट किया होगा, इस
15 अगस्त को हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे थे, तो उसके पहले दिन भाषण करते समय मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि देश का बंटवारा हुआ ये जख्म आज भी हम नहीं भूल पाते हैं। आज़ादी का 75वां साल और आज़ादी के कारण इस देश ने काफ़ी तरक्की की है। एकता के बलबूते पर, कौमी एकता के बलबूते पर, और इस समय विभाजन हुआ और पाकिस्तान मांगने वाले उसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह का सूचन करना, इस तरह का एक गलत प्रचार करना ये राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा हानिकारक है। और अभी अभी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने क्या कहा एक 8-10 दिन पहले? वो ऐसा है, कई हिंदू लोगों की रोटी कौन ले जाते हैं? अब्बाजान। अब्बाजान और उनके 5 तो 25, और वे सब लोग ये हिंदू लोगों की रोटी छीन रहे हैं। यानी हिंदू मुसलमानों में कलह बढ़ाने का एक तरह की साजिश इन लोगों की चल रही है, जो यानी मानवीयता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से, साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से भी बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए इसके बारे में हमें बड़ा सजग रहना ज़रूरी हो गया है। दूसरा, ये मोदी शासन ने एक तरफ संविधान के बारे में गलत सच बोलना और लोग करते हैं उनका, लेकिन वे स्वयं उन्होंने शायद कभी नहीं कुछ कहा, लेकिन व्यवहार में उस संविधान को जितना भी अंडरमाइन किया जा सकता है उतना वे करते आए हैं। संविधान की जो महत्वपूर्ण 2-4 बातें हैं, खास करके हमारा ये फेडरल स्ट्रक्चर है। पहले ही वाक्य में संविधान में लिखा है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों का संघ है, यानी राज्य ये महत्वपूर्ण इकाई है। लेकिन इसी को सुरंग लगाने की कोशिश ये भाजपा कर रहे हैं, और कश्मीर को जिस ढंग से उन्होंने सताया है, 370 धारा रखना नहीं रखना बात अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर सूबे का दर्जा जो पहले राज्य का था, पूरा राज्य का दर्जा, वो कम करके उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। सब कश्मीर लोगों को अंधेरे में रखते हुए कश्मीर में 10-12 दिन पूरा ये मोबाइल बंद था, इंटरनेट बंद था, और 5000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में रखा था। अखबारों पर पाबंदियां लगाई गई थी, और इस माहौल में उन्होंने 370 धारा में बदलाव करने का संशोधन संसद में मंजूर करवा लिया। तो फेडरल स्ट्रक्चर और अन्य सूबों के साथ भी, अन्य राज्यों के साथ भी केंद्र शासन का जो बर्ताव हो रहा है, हम हर जगह ये अनुभव कर रहे हैं कि राज्य शासन को कम से कम मान्यता देना, महत्व देना, और सब कुछ बात केंद्र सरकार की सबके ऊपर लादना, ये कोशिश ये मोदी सरकार कर रही है। तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ही धक्का लगने वाला है। और साथ साथ जो जनतांत्रिक प्रक्रिया कानून बनाने की क्या होती है कि अगर कोई नया कानून बनाना है तो उसका विधेयक यानी उसका बिल पहले संसद में पेश किया जाता है, और फिर उस पर देश भर खुली चर्चा हो, 2-3 महीना अखबारों में वगैरह वगैरह हर मंच पर खुली चर्चा हो, इसलिए 2-3 महीने का समय दिया जाता है। साथ साथ संसद की सिलेक्ट कमेटी होती है जिसके पास वो बिल भेजा जाता है, और उस बिल की बारीकी से छानबीन करके
उसमें कौन सी धारा रखना उचित है, कौन सी हटा देना ज़रूरी है, इस पर एक 14 और 7 21 सदस्य बैठ करके तफसील में गहराई में जा कर के सोच विचार करके फिर उस बिल को अंतिम रूप देते हैं, जो फिर दोबारा पूरे संसद के सामने आता है और फिर वो बहुमत से पारित होता है। हमने पिछले साल 1.5 साल में ये देखा है कि कई महत्वपूर्ण कानून एक दिन में पारित किए गए, 2 घंटा 3 घंटा, और बस नया कानून, बड़ा महत्वपूर्ण कानून। आप सब लोग जानते हैं किसानों के बारे में जो 3 महत्वपूर्ण कानून है, वे न तो लोगों के सामने बहस के लिए खुले रूप में पेश किए गए थे और न संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे गए थे। ये आग्रह रखा था कई विपक्षी लोगों ने, लेकिन सत्ताधीशों ने नहीं माना और बस एक दिन में ये तीनों कानून उन्होंने मंजूर करवा लिए। यानी संसद में बहुमत है, इसका नाजायज लाभ उठा करके जनतांत्रिक प्रक्रिया कानून बनाने की, कारोबार चलाने की जो है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम आज का ये शासन कर रहा है। और तीसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी सत्ताधीशों के खिलाफ बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कई पत्रकार हैं, कई जाने माने अध्यापक है, विद्वान लोग हैं, कई नाम आप तुरंत आपके ध्यान में आते होंगे। हमारा महाराष्ट्र में जो भीमा कोरेगांव कांड हुआ, तो उसमें किनको फंसाया है? उनको फंसाया है आनंद तेलतुंबड़े, एक विचारक, सुधा भारद्वाज, झारखंड में जो वकालत की प्रैक्टिस करती है और छत्तीसगढ़ में, हाँ, और आदिवासियों का पक्ष लेकर काम करती आई है। ऐसे बहुत ही तपे तपाए और अंत में तो सेंट फादर स्टेन्स, हाँ, इनको भी उसी मुकदमे में फंसाया, जेल में रखा। उनको बीमारी थी, उनको स्ट्रॉ चाहिए था, पी नहीं सकते थे गिलास से पानी, स्ट्रॉ चाहिए था, स्ट्रॉ तक उनको नहीं दिया गया और अंत में आखिर उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई। तो इस तरह जो जनता की तरफ से आवाज़ उठाने वाले विचारक, पत्रकार, कार्यकर्ता, इन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार लादने का काम, उनकी आवाज़ दबा देने का काम ये सरकार करती आई है। और इस दृष्टि से ये बहुत ही जनतंत्र के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। ये भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। तो इन सब बातों पर और अन्य भी 7, 8, 10 विषय आपके सामने आएंगे, जिस पर आपके सामने प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और उस पर आप चर्चा करने के बाद हम वो प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे। प्रस्ताव हम क्यों स्वीकृत करते हैं? हमारे सम्मेलन में हम एक दूसरे को समझाना, ये तो उसका एक मकसद होता है, लेकिन उसके आधार पर जनसाधारण में जाना, किसान है, मजदूर है, जो असंगठित श्रमिक बहुत बड़ा तबका है, पुरुष है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, युवा है, इन सब में जा कर के ये प्रस्ताव उनको समझा देना, ये प्रस्ताव उनकी भलाई के लिए है, पूरे देश की भलाई के लिए है। ये उनको समझाने की कोशिश करने से फिर वे अगर तैयार हो जाते हैं तभी तो वे अपनी पार्टी से जोड़ेंगे। इसलिए ये काम, ये अपनी पार्टी का फैलाव करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव करना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ से जाने के बाद हमने कोशिश की है ये कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों यहाँ उपलब्ध कराई है, साथ में लेते जाइए, अपनी अपनी इलाके की भाषा में उनका अनुवाद कीजिए और जनसाधारण तक पहुँचाने का काम ये आप कीजिए। अब मैं आप
थोड़ा समय आपका इसलिए लेना चाहता हूँ कि सोशलिस्ट पार्टी पुनर्गठित 10 साल होते आए हैं, तो सोशलिस्ट आंदोलन भारत में जो चला आया है उस पर भी हम एक नज़र डालें। आप सब लोग ये जानते हैं को 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस में काम करने वाले, आज़ादी आंदोलन में काम करने वाले कई नेता लोग, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली आदि साथियों ने मिलकर के ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। एक, हम मार्क्स ने जो बातें रखी है, मार्क्स की जो मुख्य बात है क्या है कि गरीब आदमी का शोषण ये किसी दैवी कारण से नहीं हो रहा है। हमारे भारत में ये परंपरा चली आई है। कोई गरीब है, कोई पीड़ित है, क्यों पीड़ित है? पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा और उसके कारण आपको इस जन्म में वो भुगतना पड़ता है। यानी जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार नहीं, आप ही का अगले जन्म का किया हुआ कर्म उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा करके उसकी आवाज़ दबा देने का काम इस रूढ़ी ने, इस परंपरा ने किया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। पुनर्जन्म तो है नहीं, और अगला जन्म क्या मिले इसका आधार पहले जन्म में किया हुआ कर्म ये हो ही नहीं सकता है। तो ये बात बड़े बहुत ही जोर से, और गरीब क्यों गरीब है इसका मुख्य विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने ये रखा पूरी दुनिया के सामने कि ये व्यवस्था जिम्मेदार है। और उस समय जो विकसित हो गई थी पश्चिम यूरोप में अच्छे ढंग में, और अन्य देशों में भी पनप रही थी जो पूंजीवादी व्यवस्था, वो पूंजीवादी व्यवस्था गरीब लोगों की गरीबी का कारण है। यानी गरीबी का कारण मानवों ने किए हुए व्यवस्था का नतीजा है। तो फिर वह व्यवस्था बदलने का काम भी मानव कर सकता है। हमारी गरीबी मिटाने का, हमारा शोषण बंद करने का काम हम साधारण आदमी हम काम कर सकते हैं। ये एक हौसला बढ़ाने का विचार कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मेहनतकश लोगों के सामने रखा। और जो हमारे पुरखे हैं यानी आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, जयप्रकाश, इन्होंने भी उस समय तो माना कि हम मार्क्सवादी है, लेकिन दो मुद्दों पर लेकर के विवाद हो गया। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना चलती आई थी, तो उन्होंने उस समय ये फरमान निकाला कि चूंकि रूस में क्रांति हो गई 1917 में और वहाँ कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए हैं, तो उस कम्युनिस्ट सत्ता को पूंजीवादी देश ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अन्य पूंजीवादी देशों में हम अन्य तरह के आंदोलन न चलाए। माने भारत में यहाँ के पूंजीवादी व्यवस्था जो चलाई जा रही है उसके खिलाफ मजदूरों का पक्ष लेकर के और पूरे देश को आज़ादी मिले इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करना अभी मुलतवी रखो, ये संदेशा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने दिया था। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने वह मान करके आज़ादी आंदोलन से वे हट गए थे। तो हमारे समाजवादी नेताओं ने माना कि ये ठीक नहीं, हम समाजवादी हैं, हम यहाँ के मेहनतकश लोगों को संगठित करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ पूरा देश मुक्त हो जाना चाहिए अंग्रेज़ों के गुलामी से। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण कदम है। और इसको लेकर के फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग से बनाई गई। कम्युनिस्टों के साथ मतभेद का
ये मुख्य मुद्दा उस समय रहा। दूसरा, आगे चल करके ये मुद्दा खासकर जयप्रकाश और लोहिया जी दोनों ने रखा। मार्क्स ने जो विश्लेषण किया है वो यूरोप में पनपे पूंजीवाद को ध्यान में रखकर किया है, लेकिन दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा ऐसा है, था और अभी भी है, जहाँ पूंजीवाद उस तरह से विकसित नहीं हुआ है। वहाँ आज भी खास करके खेती यही प्रधान पेशा है और ग्रामोद्योग कुटीरोद्योग यही ज़्यादा करके तरीका है। तो इस व्यवस्था का विश्लेषण करते समय मार्क्स का जो सिद्धांत है वो हमें काफ़ी हद तक उपयुक्त नहीं साबित हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे जा रहे हैं। मार्क्सवाद हम नकार नहीं रहे हैं, मार्क्सवाद के आगे हम जा रहे हैं। ये भूमिका हमारे नेताओं ने ली थी। फिर जयप्रकाश जी ने ये बात रखी कि भारत जैसे देश में खेती की समस्या के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ साथ दूसरा एक मुद्दा, जो हमारे काम करने का तरीका कैसा हो, कम्युनिस्टों ने ये माना है, उनका वो सिद्धांत है कि क्रांति के लिए ज़रूरत हो तो हम हथियार हाथ में लेंगे और क्रांति करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कायम करेंगे तो फिर एक ही पार्टी की सत्ता चलेगी, एकाधिकारशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को काम करने की इजाज़त भी नहीं रहेगी। ये उनका सिद्धांत का ही एक हिस्सा है, अंगभूत हिस्सा है, जो भी हमारे पुरखों ने नहीं माना। और जयप्रकाश लोहिया, नरेंद्र देव, इन नेताओं ने ये बहुत ही जोर देकर के कहा कि हम पूरी तरह प्लूरलिस्टिक, अनेक केंद्रीय और जनतांत्रिक तरीके से, यानी दो व्यक्तियों की राय अलग हो तो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार का प्रचार करने का, अपने विचार के आधार पर संगठन और आंदोलन करने का हक है, और वो हक बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रखा जाएगा सत्ता समाजवादियों के हाथ में आने के बाद भी, सत्ता परिवर्तन के बाद भी अन्य विचार रखने वालों को पूरी आज़ादी रहेगी। ये महत्वपूर्ण भूमिका उस समय के हमारे समाजवादी नेताओं ने ली। और फिर आगे चल करके लोहिया जी ने भारतीय समाजवाद का ज़्यादा ब्यौरा विवरण देने की कोशिश की। उन्होंने 5-6 मुद्दे रखे। एक तो पहला मुद्दा उन्होंने ये रखा जो अन्य किसी क्रांतिकारी दल ने भी नहीं रखा था, देश की राजनीति में साधारण आदमी को सहभागी होना संभव हो, इसलिए राजनीति और सरकार का काम लोगों की भाषा में चलना चाहिए। अंग्रेज़ों ने वो सब काम अंग्रेज़ी भाषा में चलाया था, तो भारत के जो मुट्ठी भर अंग्रेज़ पढ़े लिखे लोग, वे ही तो उस समय के राजनीति में कुछ दखल दे सकते थे, हिस्सा ले सकते थे। बहुत ज़्यादा जनसाधारण आदमी चूँकि अंग्रेज़ी नहीं जानता था, इसलिए सहभागी नहीं हो पा रहा था। इस मुद्दे को सामने रख करके लोहिया जी ने अंग्रेज़ी हटाओ का नारा दिया था। अंग्रेज़ी भाषा के खिलाफ नहीं, सरकारी काम का माध्यम और शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी न रहे, माध्यम लोक भाषा रहे। लोक भाषा केवल इंग्रजी, केवल हिंदी, ये भी आग्रह नहीं था, न गांधी जी का था न लोहिया जी का था। लोक भाषा, अंग्रेज़ी भाषा हटाओ और लोक भाषा का प्रयोग करो, उसको अपनाओ। ये भूमिका लेकर के हमारे समाजवादी लोगों ने काफ़ी अच्छा आंदोलन चलाया। साथ साथ 1965 में क्या हुआ था, हमारे संविधान में वह एक
प्रोविज़न था कि 15 साल तक भारत सरकार का काम हिंदी में चलेगा, हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी, लेकिन साथ साथ 15 साल तक अंग्रेजी में भी काम करने की छूट होगी। और 15 साल की मर्यादा 1965 में ख़त्म होने वाली थी। तो उस समय कुछ हिंदी भाषी ज़्यादा अनुयायी लोग, उन्होंने आग्रह रखा बस अब अंग्रेजी हटाओ और सब काम भारत सरकार का केवल हिंदी में चलाया जाए। इस पर दक्षिणी कई राज्यों ने आपत्ति उठाई, बहुत ही जोर शोर से उनका विरोध हुआ। यहाँ तक कि तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने उस समय कह दिया अगर हम पर हिंदी भाषा थोपी गई तो हम हिंदी भारतीय संघ राज्य से भी हट जाएंगे। यहाँ तक वो बोल चुके थे। उस समय लोहिया जी और एस.एम. जोशी, खास करके एस.एम. जोशी उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, मद्रास गए और वहाँ के लोगों के साथ बात की। उन्होंने त्रिभाषा सूत्र सबके सामने रखा। त्रिभाषा सूत्र क्या? एक तो हिंदी ज़रूर केंद्र सरकार की काम की भाषा रहे, राज्यों की काम की भाषा वहाँ की प्रादेशिक भाषा रहे, और अगर राज्य सरकार को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी है, राज्य सरकार अपनी लोक भाषा में चिट्ठी लिखे, केरल वाले उनके भाषा में लिखे, तमिलनाडु वाले उनकी भाषा में लिखे, और उस पत्र का जवाब केंद्र सरकार उसी भाषा में उनको भेजे। साथ साथ संसद में उस समय केवल अंग्रेजी या हिंदी बोलने की इजाज़त थी। मुझे याद है हमारे महाराष्ट्र के एक लोक नेता यानी 42 साल में जिन्होंने प्रति सरकार चलाया था सातारा इलाके में, नाना पाटिल, जब वो चुनकर गए थे लोकसभा में 1962 में बीड से, तो लोहिया जी एक बार नाना जी को बोले अरे भाई आप हमेशा बैठते हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कभी भी वह अपनी बात नहीं रखते हैं। तो नाना ने कह दिया कि मैं क्या करूं, मैं अंग्रेजी तो नहीं बोल सकता और हिंदी भी अच्छी ढंग से नहीं बोल सकता हूं। तो फिर लोहिया जी ने सभापति जी को मिलकर के ये उनको कहा कि यहाँ चुनकर आए हुए हर सदस्य को अपनी भाषा में अपनी बात रखने का अधिकार है, हक है उसका। उसको इतने मतदाताओं ने चुन करके यहाँ भेजा है, तो उन सब मतदाताओं की बात यहाँ इस सदन में वो रखे। अगर इन भाषा में संभव नहीं है तो वो अपनी भाषा में भाषण करे और उसका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में करने का प्रबंध अपना सब सचिवालय करे। और ये बात लोकसभा की सभापति ने मान ली। तब से संसद में यानी खास करके लोकसभा में हर सदस्य अपनी अपनी भाषा में भाषण कर सकता है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि पूरी जनतंत्र के लिए रखी है। और ये भी जो उन्होंने कह दिया कि त्रिसूत्र हिंदी साथ साथ प्रादेशिक भाषा हर राज्य की होगी और जो पत्राचार होगा वो हो सके वहाँ तक उस राज्य प्रादेशिक भाषा में ही होगा, हिंदी का तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। एक और ज़्यादा बात जोड़ी गई थी, जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ के छात्रों को गैर हिंदी एक भाषा सीखनी चाहिए। हिंदी वहाँ की मातृभाषा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको तेलुगु या तमिल या पंजाबी या असमिया इनमें से एक भाषा सीखनी होगी। अंग्रेजी तो चला ही है तो ठीक है, अंग्रेजी भाषा रहने दो, लेकिन इसलिए ये त्रिभाषा सूत्र हम समाजवादियों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। ये हमें
ठीक से ध्यान में लेना चाहिए और लोगों के सामने भी ये बात रखनी चाहिए कि देश की एकता बचाना, साथ साथ साधारण जनता को राजनीति में सहभागी होना संभव हो, इसलिए लोक भाषा का प्रयोग करना, यह बात भारत की व्यवस्था में समाजवादियों के कारण शुरू हो गई है। इस तरह के और भी 3-4 मुद्दे लोहिया जी ने और जो 3-4 बातें रखी थी। एक तो नर नारी समता, यानी ये जो विषमता चली आई है, तो भारत की यानी खासकर हिंदुओं की परंपरा, वैसे मुसलमानों में भी स्त्रियों के ऊपर कुछ पाबंदियाँ है, कुछ ज़्यादा अधिकार उनके हैं लेकिन कुछ पाबंदियाँ भी है। तो भारत के सभी लोगों के ऊपर यानी महिलाओं पर जो पाबंदियाँ इन पुराने मजहबों ने लगा के रखी है, उनसे हटा करके पूरी तरह नर नारी समता अमल में आए, आचरण में आए, इस पर भी लोहिया जी ने जोर दिया था। जाति प्रथा निर्मूलन, लेकिन साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं उनको विशेष अवसर, चूँकि अन्य लोगों ने, रूढ़ी ने, व्यवस्था ने उन जातियों को शिक्षा से वंचित रखा था। शिक्षा से भी वंचित रहे, ये उनका अपराध नहीं है, उनका दोष नहीं है, व्यवस्था ने उनको वैसा मजबूर कर दिया था। तो अब उनको अन्य लोगों के साथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बराबरी के स्तर पर पहुंचाने के लिए उनको विशेष अवसर दिया जाए। तो पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर, ये भी सिद्धांत लोहिया जी ने रखा। अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बात कही कि पश्चिम यूरोप में जिस तरह से औद्योगिकरण हुआ और पूंजीवाद विकसित हुआ, वह हमारे लिए अच्छा मॉडल नहीं है। हमारा मॉडल, हमारा विकास का ढांचा, ये हमारा अपना होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए? एक मुख्य उद्देश्य तो उसका उन्होंने ये रखा था कि देश के हर बालिग स्त्री और पुरुष को रोजगार मिलना चाहिए, अपनी आजीविका कमाने का मौका, अवसर और साधन हर नागरिक को मिलने चाहिए। यह उद्देश्य रखा जाए अर्थव्यवस्था चलाने का, और फिर उत्पादन ऐसा किया जाए जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्पादन प्रक्रिया में बराबरी के नाते से सहभागी होना संभव हो जाए। इसलिए जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी, उसका इस्तेमाल बहुत सीमित मर्यादा तक करना बिल्कुल ज़रूरी है, तो उतना करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग हम लोग छोटी मशीनों की सहायता से चले। स्मॉल मशीन टेक्नोलॉजी, और स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये नारा उस समय शुमाकर करके एक अर्थशास्त्री थे जर्मनी, उन्होंने ये रखा था और ये समाजवादियों ने अपनाया है कि हम छोटे यंत्रों के पुरस्कर्ता है, ताकि अर्थव्यवस्था भी विकसित ढंग से चले। अर्थव्यवस्था जितनी विकेंद्रित रहेगी, उतना जनतंत्र पनपाने में सहायता होने वाली है। अर्थसत्ता का केंद्रीकरण ज़्यादा हुआ तो राजनीति में केंद्रीकरण ही ज़्यादा होगा, और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, क्या है ये कलप्पा जी भी जाए। हाँ, तो बाद में फिर 2 बजे के बाद पढ़ेंगे ना। हाँ, मैं अब मेरा भाषण 10 मिनट में पूरा कर लेता हूँ। तो ये भारतीय समाजवाद का नया दर्शन, इस दृष्टि से ये 5-6 महत्वपूर्ण बातें लोहिया जी ने पार्टी के सामने रखी और पार्टी ने वो अपनाई, और इस आधार पर पार्टी आगे काम चलती रही। लेकिन पार्टी ने जो काम किया 1900 खास करके 67
1967 से लेकर के 1977 तक जो चुनाव के समय सोशलिस्ट पार्टी ने अलग अलग कारणों से ऐसी शक्तियों के साथ सहयोग कर दिया जो प्रतिगामी शक्तियाँ, जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली शक्तियाँ। आप सब लोग जानते हैं 1967 में जनसंघ के साथ हम लोगों ने कहीं कहीं संविधान सरकारें भी चलाई। बाद में वो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते समय चूँकि हमको जयप्रकाश जी ने कहा सब मिलकर लड़ो, तो जनसंघ वालों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमको लड़ना पड़ा। लेकिन चुनाव के समय जेपी ने ये भी कह दिया, इंदिरा जी ने लोकसभा चुनाव लेने का ऐलान कर दिया अकस्मात जनवरी 2077 में, और लोग तो बिल्कुल यानी कोई तैयारी में नहीं थे राजनीतिक दल, तो क्या होगा, कैसे होगा। तो जेपी ने ये कहा जिन लोगों ने वो इमरजेंसी के खिलाफ मिलकर के संघर्ष किया है वे पार्टियां एक दल बनाए, आप लोग एक दल बना करके चुनाव लड़ेंगे तभी मैं आपको समर्थन दूंगा। हालांकि जेपी की वो सलाह वो बड़ी नुकसानदेह रही, ये हमें आज मानना पड़ता है। उस समय भी सोशलिस्ट पार्टी में एक इन्हें चुने गिने भी क्यों न हो, लेकिन कुछ साथी लोग ये कह रहे थे कि हम अन्य पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे का समझौता करें, इसके आगे न जाए। हम यूनाइटेड फ्रंट उन पार्टियों के साथ न बनाए, एक पार्टी तो नहीं ही बनाए। लेकिन नहीं माना गया और सोशलिस्ट पार्टी का विसर्जन हो गया और जनता पार्टी में हमारे लोग शामिल हो गए जनसंघ वालों के साथ। फिर आगे चल कर के मधु लिमये जी ने वो मुद्दा उठाया, दोहरी निष्ठा, यानी जनसंघ वाले जब जनता पार्टी में बैठते हैं तब तो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता मानते हैं, और जब आरएसएस के मैदान पर जाते हैं तो फिर वहाँ बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात करना और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करना ये बिल्कुल एक के खिलाफ है, विरोधी है, ये दोहरी निष्ठा है। ये मुद्दा लेकर के मधु लिमये जी ने एक अभियान चलाया, हालांकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम सोशलिस्ट काफ़ी बदनाम हो चुके हैं इतिहास में कि हम बोलते तो है बड़ी ज़ोर शोर से ये सब सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, लेकिन चुनाव में तीनों 1967, 1971, 1977 तीनों चुनावों में हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्ति के साथ समझौता कर दिया। और जो कारण बताया जाता है ये भाजपा इतना बढ़ पाई, इसका एक एक कारण बताया जाता है कि हम लोगों ने उनको ये मौका दिया, एक तरह से हमने उनको सहयोग दिया। खैर अब उसमें ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन भविष्य के लिए हमें एक पक्का फैसला करना होगा कि हम आगे कभी भी चुनाव में सांप्रदायिक पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेंगे। चुनाव में सहयोग लेना है तो समविचारी पार्टियों के साथ ही हम मिलकर काम करेंगे। लाइक माइंडेड पार्टीज जिनकी भूमिका, जिनकी राजनीति प्रगतिशील है, उन्हीं के साथ हम सहयोग करेंगे। ज़रूरत हो तो संयुक्त मोर्चा, लेकिन अन्य तरह का सहयोग करेंगे। ये फैसला हम आगे चल कर के इस पर हम जितना दृढ़ रह पाएंगे उतना अच्छा होगा। जो हमारी विरासत है, जो 5-6 बातें मैंने गिनाई आपके सामने, कम्युनिस्टों के साथ हम क्यों नहीं गए, 2-3 बातें, और भारत में समाजवाद का नक्शा क्या हो, तो उसमें ये 6-7 बातें, ये पहचान ले करके हमें समाजवादी आंदोलन मजबूत बनाना है
और पार्टी संगठन मजबूत बनाना है। हमें याद रखना चाहिए, विचार कितना भी अच्छा हो, कितना भी सब लोगों का कल्याण करने वाला हो, जब तक विचार के पीछे शक्ति नहीं खड़ा होती तब तक वो विचार वो फजूल है, बांझ है। इसलिए शक्ति संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और पार्टी का संगठन इस दृष्टि से हमें तले से, बिल्कुल ज़मीन से, ग्रास रूट से चलकर आगे आगे विकसित करना चाहिए। चुनाव ज़रूरत हो तब हम लड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जनतांत्रिक राजनीति का, हम मानते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते समय जिनकी विचारधारा क्रांतिकारी है, विद्रोही है, प्रगतिशील है, उनको अपने पीछे जनशक्ति का संचय काफ़ी अच्छे ढंग से करना चाहिए। केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, तो पार्टी संगठन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना और उसके लिए स्थानीय स्तर पर, यानी गांव, देहात, जिला, इन स्तर पर हमारे पार्टी का संगठन, पार्टी की इकाई मजबूत होनी चाहिए। हमारी काम चलाने की ये पद्धति हमें विकसित करनी चाहिए कि एक गांव में, एक शहर में और बड़े शहर में, एक मोहल्ले में रहने वाले समाजवादी साथी सप्ताह में एक बार मिले, ज़रूर मिले। कुछ विषय को लेकर के चर्चा हो, लेकिन मिलना ज़रूरी माने। चर्चा मिलने के बाद करनी है, चर्चा करने के लिए नहीं मिलना है। मिलना है संगठन मजबूत बनाने के लिए। एक विचार के लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं तो फिर एक दूसरे को समझ सकते हैं हम, और फिर हमारा आपस में भाईचारा भी बढ़ता है और राजनीतिक काम में सहयोग चाहिए वो भी बढ़ सकता है। इसलिए ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे हमारा संगठन मजबूत बनाना, इस पर हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इतना अर्ज करके मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। बहुत धन्यवाद।